तो चलिए क्लास 10th में हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 12। आपको रिपीट करा देते हैं पूरा क्या पढ़े आप, ठीक है ना। हाँ, वही मास्टर क्लास से समझिए। देखो, सबसे पहले जब हम लोग शुरुआत किए थे इसकी, तो शुरुआत में सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था विद्युत आवेश। क्या पढ़ाया गया था? विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज अंग्रेजी में का। देखो एकदम ब्लैक बोर्ड पर ही देखना, सब लोग आप कॉपी पर नोट किया है, खाली बस आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। आपसे कोई पूछे कि विद्युत आवेश क्या होता है, तो आप सिंपल सा परिभाषा बताएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं है। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? याद करो, कोई तार है, तार में एकांक समय में जितना धारा प्रवाहित होती है उसी को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। याद होगा। देखो Q बराबर आपका होता है, Q बराबर होता है I गुणे T। Q बराबर क्या होता है? Q का है आपका आराम से एकदम। Q का है आवेश, I का है और T का है। तो यहाँ से आपका डिफिनेशन बन रहा है कि I का मतलब होता है धारा और T का मतलब होता है समय। तो धारा और समय के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। याद करो, सब लोग कल दिया जाएगा तो लिखा जाएगा। सिंपल है, धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। और इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। इसका मात्रक क्या होता है? ये बात याद हुआ। तो कोई पूछेगा कि क्या होता है विद्युत आवेश, तो बता देंगे कि धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहता है। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। याद हुआ। एकदम सिंपल से याद, 4 बार इसको पढ़ लो बस। धारा और समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। धारा और समय के गुणा का मतलब गुणनफल को आवेश कहते हैं। धारा और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। आज तुम लोग को याद हो गया सब लोग, ठीक है। चलो, एक ये तो जान गए। अब आपको हम बताते हैं। तो पहला ये था, दूसरा आपको दिया जाता है कि ये कूलाम का परिभाषा लिखिए। एक कूलाम का क्या लिखिए? परिभाषा लिखिए। बताओ बाबू, जहाँ Q है क्या लिखेंगे? एक कूलाम। याद करो, जहाँ I है क्या लिखेंगे? 1 एम्पियर। और जहाँ T है क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड। याद करो, सिंपल सी बात आपकी। कुछ किया नहीं गया, कहेगा कल या बोर्ड में भी कह सकता है कि एक कूलाम का परिभाषा लिखिए। तो आप कहिएगा कि जहाँ Q है क्या लिखेंगे? जहाँ I है क्या लिखेंगे? और जहाँ T है क्या लिखेंगे? हमने एम्पियर क्यों लिखा? क्योंकि धारा का मात्रक होता है। हमने कूलाम क्यों लिखा? क्योंकि आवेश का मात्रक होता है। हमने सेकेंड क्यों लिखा? याद हुआ। तो क्या कहेंगे कि यदि किसी तार में, ये तार की बात करेंगे, यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो वहाँ विद्युत आवेश कूलाम होगा। याद हुआ कि यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो वहाँ आवेश कितना होगा? 1 कूलाम। यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो वहाँ आवेश 1 कूलाम होगा। बता दो सब लोग, यदि किसी तार में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर की धारा बहती है वहाँ विद्युत आवेश 1 कूलाम। बस समझ गया गया। उसके बाद आपसे पूछा जाता है तीसरा टॉपिक में, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 1 2। एक क्या होता है? धन आवेश। और एक क्या होता है? ऋण आवेश होता है। देखो, आज मास्टर क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। कि कल अगर आपको दिया जाए तो बहुत अच्छे से लिखना, छोड़ना मत इसको। कि छोड़ दोगे, मन करेगा तो छोड़ देंगे। चलिए, अच्छा सुन लो, आपको बता देते हैं कि जो भी आपके पूछा जाएगा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं तो क्या कहोगे? कौन कौन? हाँ, पहला धन आवेश और दूसरा का? तो सुनो, जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है तो उसके ऊपर किसका चार्ज आता है? धन का। और ये धन आवेश बताता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई है? कमी। एक जैसे सोडियम है ना, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना आता है? लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जब त्याग देता है तो कितना आता है? 10 हो जाता है। याद हुआ। तो आपसे कोई पूछता है धन आवेश किसे कहते हैं, ऋण आवेश किसे कहते हैं, तो बता सकते हैं।
तो धन आवेश की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि जब कोई परमाणु अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है उसको क्या कहते हैं। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करता है तो उसके ऊपर किसका चार्ज आता है, माइनस का चार्ज आता है। इसलिए इसको कौन सा आवेश कहता है, सबको याद। प्रिंस बता देगा धन आवेश। जब कोई परमाणु, वही मान लो परमाणु है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, तो कौन चार्ज आएगा। और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो कौन चार्ज आएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा धन आवेश, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आवेश, त्यागेगा धन आवेश और ग्रहण करेगा ऋण आवेश। अच्छा, अब आ जाते हैं चौथा टॉपिक के पास। याद करो चालक। चालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं, अर्धचालक किसे कहता है। ऐसा मैंने दिखाया आपको, इसमें तो आप लिख सकते हैं सोडियम, सब धातु के नाम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, लोहा लिख लो, सोना लिख लो, चांदी लिख लो, इसमें तो प्लास्टिक लिख लो, कांच, अब फौजी के पकड़ो नचवा नाच। अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। बताओ मुझे चालक आपको याद है, आराम से कहो कि चालक वे पदार्थ होता है जिसके अंदर आवेश क्या कर सकते हैं। चालक का मतलब क्या होता है, देखा तार आपके चालक ही है, अभी तो धारा जा रहा है तो पंखा चल रहा है, तो क्या कहेंगे, चालक वे होते हैं जिसके अंदर आवेश हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं। कंडक्टर अंग्रेजी में कहा जाता है इसको, कि चालक वे होते हैं जिसके अंदर आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। उदाहरण है सोडियम, मैग्नीशियम, लोहा, सोना, चांदी, कॉपर, जिंक, जॉन में कहता हूँ लिखिए, कोई प्रॉब्लम। तो चालक वह होता है जिसके अंदर क्या प्रवाहित कर सकते हैं। अचालक, अचालक किसे कहते हैं, अचालक वह होता है जिसके अंदर आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक, कांच, रबर, फीता, अभरक, कपड़ा, माने सब आप लिख सकते हैं। चलिए, अचालक याद हुआ। अचालक किसे कहते हैं, जिसके अंदर आवेश प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। चालक किसे कहते हैं, जिसके अंदर आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। और चालक किसे कहते हैं, जिसमें चालक और अचालक दोनों का गुण इसमें क्या आता है, पाया जाता है। चालक और अचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, एंटीमनी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत है तो बोलिए, बता दो सब लोग। अच्छा आ जाओ, क्या हुआ, पारा चालक है। ये एक ऐसा चालक है द्रवावस्था में पाया जाता है, आपको याद होगा। पारा एक ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में क्या होता है, पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, वो विद्युत का कुचालक होता है, केवल उष्मा का सुचालक होता है, विद्युत का क्या होता है, कुचालक। लेड भी है, वह भी आपका विद्युत का कुचालक होता है, उष्मा का सुचालक। ठीक है, चलिए मिठाई इसको सबको बोलिए, मिटा दें, सब लोग जान गए। कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं आप, इसमें पूछिए, आप कुछ पूरा याद है आपको। तो इसमें क्या लिखेंगे, किसमें चालक में लिख दीजिएगा, उसमें लिख दीजिए उष्मा का चालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक। सब आपको दिखाया गया था, याद करो। केमिस्ट्री में पढ़ाया गया था धातु का धातु में, तो उसी में सारा चीज़ें आपका क्लियर किया। अरे फ्रेंसियम और एस्टेंटियम दो ऐसे धातु हैं, यही पर रखवा हाथवा पर तक गल जाए, पानी हो जाएगा। आयोडीन एक ऐसा धातु होता है जिसमें चमक पाया जाता है, और कार्बन एक ऐसा धातु होता है जिसमें विद्युत का चालक होता है, जिससे ग्रेफाइट का नाम सुनाओगे। ग्रेफाइट में कलमुआ नहीं पेंसिलवा इमली लगाया गया होता है ना, छुआ है तू छुआ जी पर मारी करेंट हो जाएगा, लेकिन कलमुआ में नहीं मारेगा। हीरा में विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें प्रवाहित हो सकती है। उसमें का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक अधातु है। मतलब हीरा कार्बन का तो प्रूफ है, पढ़े भी थे, कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइट भी, ग्रेफाइट सबसे मुलायम, संसार का सबसे मुलायम कोई वस्तु है तो ग्रेफाइट है। संसार का सबसे कठोर कोई वस्तु है, हीरा है। अब हीरा फिल्म में देखे होंगे, सूर्यवंशम, सूर्यवंशम के नाम सुना है, अमन वही। चलिए आइए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अच्छा लगता है अमिताभ बच्चन का फिल्म, बहुत अच्छा लगता है। दो का फिल्म बहुत पसंद करते होंगे आप लोग, एगो अमिताभ बच्चन के, एगो मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती का ग्रेट माने हीरो है वो। एक हफ्ता में, एक हफ्ता नहीं, एक महीना में वो
7 गो फिल्म बनाया, रिकॉर्ड आज तक नहीं बनाया। 1 महीना में 7 गो फिल्म, जा जो भी हो वो गलती नहीं करता, लेकिन 7 गलती नहीं करता, गलती माने बहुत जल्दी वो सीख लेता था। कट ये सब नहीं आओ मारता था हैंगा, एक बम मारे पूरा ढिमला जाते थे, ऐसा उसका था। बहुत अच्छा मैंने कमाया। लोहा में चल रहे हो। आइए अभी जान गए। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूँ, सुनो, Q बराबर 10 कूलम, T बराबर 20 सेकेंड, आई आपको क्या करना है, निकालना है। निकाल लोगे? मर्दाना निकाल सके क्या हो? Q बराबर आई गुना T, Q बराबर क्या होता है, आई गुना। अतर आई निकाले के बताओ, अकेले रखो, जो निकालना है उसको कहाँ रखोगे, अकेले। ताकि Q/T बराबर आई, Q के जगह पर रख दो कितना, T के जगह पर अब भागा भगोबल कर दो, भाग दे दो, 10 गुना बढ़ा दो यहाँ पर, तो इतना 5 बना, आई का मान आ गया इतना। बना लोगे? ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब आते हम लोग वैद्युत धारा। वैद्युत अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक करंट, करंट। आई बराबर होता है Q/T। सुनो, आपसे कोई पूछे कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो कुछ नहीं जानते, तो इतना जरूर जानते होंगे ये आवेश और T। Q का आवेश कहते हैं, T को क्या कहते हैं, समय। तो आवेश और समय के अनुपात को भी धारा कह सकते हैं, आवेश और समय के अनुपात को भी क्या कह सकते हैं। लेकिन और ये अच्छा से लिखना है, तो कहेंगे आवेश प्रवाह की दर को। देखो Q का मतलब होता है आवेश प्रवाह, और टाइम का मतलब होता है दर। तो आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक। सिंपल सी बात है, याद हुआ। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इससे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पीयर। भुला जाओगे कि याद रहेगा? क्या कहोगे प्रिंस, फिर बता दो वैद्युत धारा की परिभाषा में। वैद्युत धारा की परिभाषा क्या हुई, डिफिनेशन। अच्छा बता, Q के क्या कहा जाता है, Q के T के और बाटा के अनुपात। तो ना कह सकेला आवेश और समय का अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश और समय के अनुपात को सबको याद हो गया होगा। तेरे आदित्य वैद्युत धारा किसे कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। एकदम ये भी हो सकता है, या आवेश और समय के अनुपात को भी वैद्युत धारा कहते हैं। किससे प्रदर्शित करता है, मात्र क्या होता है, कोई दिक्कत। अब सुनो कहानी। अब आपसे कोई पूछे 1 एम्पीयर की परिभाषा, जहाँ आइए तहाँ काली को 1 एम्पीयर मर्द है, क्यों टीचर ना पढ़ा तो अब ना याद हुई तो कब याद हुई यार। हाँ चला, ये कहाँ से लिखा जाता है, कटे कहाँ से लिखा जाला। तू जानता है कि आई जौन बा विद्युत धारा बा, इसका मात्रा क्या होता है, एम्पीयर। तो जहाँ आई बा तहाँ 1 एम्पीयर लिखा जाए, जहाँ Q है तहाँ कूलाम होता है 1 कूलाम लिखा जाए, और जहाँ टाइम है तहाँ 1 सेकेंड लिखा जाए। और अब यहाँ से कोई पूछे तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर जब किसी तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा 1 एम्पीयर होता है। जब किसी तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ वैद्युत धारा कितना होगा, 1 एम्पीयर। जब किसी तार में 1 सेकेंड में 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है तो वहाँ विद्युत धारा कितना होगा, 1 एम्पीयर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से बना सकते हैं ना आप। अच्छा सुनो, तो अब क्या होगा कि जब 1 एम्पीयर की जानिएगा, अब बताइए थी आप यहाँ पर कि 1 कूलाम बटा कितना होता है, 1 सेकेंड। तो इस तरीके से आप इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। समझ में आया? अब सुनो, अगर आपसे कोई पूछे धातु, तब कोई पूछे अधातु, तब कोई पूछे उपधातु, याद करो। तो कहोगे धातु के परिभाषा में धातु वे होता है जिसके अंदर क्या प्रवाहित कर सकते हैं, धारा। धातु वे होता है जिसके अंदर क्या प्रवाहित कर सकते हैं, धारा। अधातु क्या होता है, अधातु वे होता है जिसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता। उपधातु जिसके अंदर धातु और अधातु दोनों का गुण क्या होता है। कभी भुलाओगे क्या इसको, नहीं भुलाओगे। अब सुनो कहानी।
धातु के लिए आप क्या लिख सकते हैं? लोहा लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, जिंक लिख सकते हैं। अगर प्लास्टिक लिख सकते हैं, कांच लिख सकते हैं, रबड़ लिख सकते हैं, कुत्ता का पूंछ लिख सकते हैं ना, लाइट मार देता है, मार देगा लाइट। सिलिकॉन लिख सकते हैं, जर्मेनियम लिख सकते हैं, एंटीमनी लिख सकते हैं, बिस्मथ लिख सकते हैं। लिखा जाएगा सब। तो इस तरीके से कहानी आपका रहा। इस कहानी के बारे में आप बता सकते हैं कि कैसे है। कोई दिक्कत? नंबर तो लग ही जाएगा। चलिए मिटा इसको हटाए, बोलो कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर क्लास में आप खाली सुनते रहिएगा, पूरे याद रखिएगा। वैद्युत विभव अगला टॉपिक आपका अंग्रेजी में कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो कोई आपसे पूछे कि वैद्युत विभव का परिभाषा बताइए, तो आप कहेंगे कि जब 1 मिनट, हाँ ऐसे भी कह सकते हैं। डब्ल्यू को क्या कहते हैं? कार्य। आक्यू को क्या कहते हैं? आवेश। तो कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। किससे प्रदर्शित करते हैं? का मात्रक होता है? बताओ, इतना तुम लोग टैलेंट हो जाओगे तो तुम्हारे घर के लोग जानेंगे, आज फोन करेंगे कि आपका बच्चा बहुत अधिक पढ़ रहा है, तो कह दीजिए कम पढ़ने के लिए। आज फोन करेंगे घर के लोग के, तुम्हारे मौसी ने फोन कर रहे हैं, कह रहे किताब की। डब्ल्यू क्या कहते हैं? कार्य। आखिरी को क्या कहते हैं? आवेश। नंबर तो मिल जाएगा। तो कार्य और आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? मात्रा का होता है ना, बता सकते हो? अच्छा ये कह सकते हैं, सुनो कि अनंत से एकांक धनावेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको भी क्या कहता है? इतनी अटपटा लागत है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? का मात्रक होता है। याद हो गया? अब सुनो, अब यहाँ पर आ जाइए, जहाँ भी है तहाँ पर 1 वोल्ट लिख लो। अच्छा डब्ल्यू है तहाँ पर 1 जूल। अच्छा क्यू है तहाँ पर 1 कूलाम। अच्छा ये बताओ, तुम लोग 9 में थे, अगर 9 में जगह एक बार 10 में पढ़ रहे हो, 9 में पढ़ते तो आज कितना माने इंटेलिजेंट होते। लेकिन ठीक है, 10 में बहुत मेहनत किए तुम, आज कर भी रहे। मान लो गौरव कम मेहनत किया, बाप रे बाप। समझो तो मेरा तो गौरव 1 वोल्ट की परिभाषा जहाँ पे 1 कूलाम, कहाँ पे? 1 कूलाम, हाँ 1 कूलाम और 1 जूल के अनुपात को, जहाँ अनुपात होगा वहाँ पे 1 वोल्ट का, कहाँ? 1 वोल्ट का पहले 1 कूलाम। अच्छा चलो, ये कोनो परिभाषा ना आवेल कि जहाँ पर 1 कूलाम हो, जहाँ पर ही कहेंगे नहीं। अनंत से, कहाँ से? जिसका कोई अंत ना उसी को क्या कहते हैं? जैसे तो कहोगे अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर, कितना? 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। याद करो, अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव कितना होगा? सिंपल। अनंत से 1 कूलाम आवेश को उठाकर किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अब कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ वैद्युत विभव कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। अब सुनो, अब इस अब मिली वोल्ट हो गया 10⁻³ वोल्ट। अब आते हैं वैद्युत विभवांतर। एक सवाल लगाएंगे आप लोग। V बराबर दे दिया 10 वोल्ट, W बराबर दे दिया 50 जूल, क्यों आपको निकालना है? सवाल आपके पास एक, V बराबर दे दिया 10 वोल्ट, W बराबर दे दिया 50 जूल, क्यों आपको निकालना है? 5 कूलाम। यही बोलते सुन के लग जाएगा। अच्छा कटेगा तो V बराबर सूत्र का आता है W बटा, लेकिन निकालना का है Q, तो Q जाएगा ऊपर और W बटा V, और W का मान 50 और V का मान 10, काट देगा तो कितना आ गया? 5। चलिए 5 कूलाम आपका आ गया। याद हो सबको? अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं आप किसके पास? वैद्युत विभवांतर। देखिए आप हेडिंग लिखेंगे, वैद्युत विभवांतर।
ये तो कल तो सब लिखिए लोगे यार तुम लोग। वैद्युत विभवान जो कहते हैं इलेक्ट्रिक ना लिखिए, पूरा लिखिए। कल तरह काल के बैठाओ तो उन्होंने ले जाके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पढ़ने वाला बच्चा को कहीं बैठाएंगे वो लिख लेगा। अब बताइए वैद्युत विभवांतर कहाँ होता है? तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि वैद्युत विभव के अंतर को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर यानी विभव में अंतर। विभव बताना अंतर हो जाएगा। तो कहोगे कि जब विभव के जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर। ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे पास दो बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है। यहाँ से एकांक आवेश को उठाकर इसे दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसको भी वैद्युत विभवांतर कहते हैं। माने एकांक आवेश को एक बिंदु से उठा करके दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे भी क्या कहते हैं? और सुनो, आप क्या लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर में? इसका भी होगा V बराबर W/Q। इसका भी सूत्र क्या आता है? V बराबर W/Q। अब आ जाओ यहाँ से 1 वोल्ट का परिभाषा 1 जूल/1 कूलम। वह वैद्युत विभव के आधार पर था, अब वैद्युत विभवांतर के आधार पर कोई बताएगा? कहोगे सर जब 1 कूलम आवेश को हम लोग यहाँ से उठाए और यहाँ तक लेकर जाते हैं, जित आगे 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। और मान लो बिंदु बा कुछ उठा के लेकर कहीं इधर रखवा तो कार्य करना पड़ेगा ना। तो 1 कूलम आवेश को यहाँ 1 कूलम लिख लेना। 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना यदि 1 जूल कार्य किया था तो वहाँ वैद्युत विभवांतर कितना आ गया? याद हुआ? कुणाल बता रहा है 1 वोल्ट का परिभाषा। जब किसी एक बिंदु से 1 कूलम आवेश को उठाकर मतलब दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य लगता है, वहाँ पर वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट का। सबको याद करा अंतर मलबे फटाक दे। किसी बिंदु से 1 कूलम उठाकर जितना कार्य 1 जूल जितना कार्य लगता है 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। और क्या बताएगा? हाँ अनमोल बता रहा है। किसी बिंदु से 1 कूलम आवेश को उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट। हाँ वहाँ वैद्युत विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। और आप लोग में कोई बताएंगे? आप कौन? अरे 1 कूलम आवेश को उठाते हैं आप दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। हाँ बोलो, नीचे से बोलो, नीचे से, यहाँ से बोलो, यहाँ पर चल जाओ। यदि किसी बिंदु से 1 कूलम को उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट। याद नहीं होगा? कहीं नहीं बोल पाए। और तुम लोग बोलोगे? हाँ। यदि किसी बिंदु से 1 कूलम आवेश को उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो वहाँ 1 वोल्ट वैद्युत विभवांतर। हाँ याद हुआ सबको? और कोई बच्चा बताने वाला है? आदित्य बाबू बता रहा है। आदित्य किसी बिंदु से 1 कूलम आवेश को उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। हाँ हमको लगता है सब। शैलेश बता रहे हैं। किसी एक बिंदु से 1 कूलम आवेश को उठाकर दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है तो वहाँ वैद्युत विभवांतर 1 वोल्ट। चलो ठीक है, याद हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं। आगे चलो, इसके बाद से बताएगा। अगला बता दो, नहीं तो कहोगे सर नहीं पूछता है। बताओगे कि अगला बताना? चलो अगला बताएं। आ जाओ। अच्छा बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? जितना हम लोग पढ़े हम लोग अब आने वाले हैं ओम का नहीं। पहले बजे पढ़ती हो देख लेते हैं। अच्छा पहले ओम का नहीं है। देखो आइयो कल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब निश्चित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कल आपको दिया जाएगा ओम का नियम। किसका नियम? ओम का नियम। आम लिखा है। चलो आएगा कल ओम का नियम, खूब बढ़िया से आप लोग लिखना। कहना कि ओम एक वैज्ञानिक का नाम था जिसने वैद्युत धारा पर आधारित अपना नियम दिए और उसने कहा कि यदि किसी चालक के, सुनते रहना, ये चालक है कोई, देख लो तार, यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसमें लगाए गए विभवांतर और बहने वाली धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है। एक दूसरे क्या होती है?
चालक के भौतिक अवस्था का मतलब माने ऐसे भी लिख सकते हैं यदि किसी चालक के ताप, उसके मोटाई और लंबाई में परिवर्तन न किया जाए, जिस जैसा है वैसे ही रखा जाए, तो उसमें जो विभवांतर लगाया जाता है और जो धारा बहता है एक दूसरे के समानुपाती होता है, यानी भी समानुपाती आई, भी समानुपाती याद हुआ। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाए गए विभवांतर धारा क्या आते हैं, समानुपाती होते हैं। इसी को ओम का नियम कहते हैं। कौन बताएगा? हिमांशु बता रहा। लो पहले ही कनेक्शन फ्यूज हो गई। अरे कौन है यार? यदि किसी चालक, किसके चालक भाई धारा किसमें बहेगा? चालके में बहेगा। तो चालक कौन है? चालक हाँ बोलो। अरे यार कहो यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन, भौतिक अवस्था भुला जाता तो छोड़ो, इतना कहो यदि किसी चालक के लंबाई, ताप और उसके जो ताप मोटाई है इसमें कोई परिवर्तन न किया जाए तो इसे चालक में लगाए गए विभवांतर धारा क्या होते हैं? लगाए गए विभवांतर धारा के समानुपाती। यही ओम का नियम है। सोनू वर्मा बता रहे हैं। ओम का नियम क्या है? इधर सुनो। जब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जाए ना तो कॉपी में मत देखो। कॉपी में देखो ब्लैक बोर्ड पर दिमाग दो जगह डाइवर्ट हो जाएगा, तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कॉपी अभी बंद कर लीजिए, खाली यहाँ पर देखिए। अभी बोलने में झोंक एक बार में तो गायब। हाँ बोलो। हाँ तो वही कॉपी मत देखो, खाली ब्लैक बोर्ड पर देखो क्या किया जाए। हाई चालक है, यदि कि चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उसमें इसमें लगाए गए, कल विभवांतर लगा रहे थे ना, नहीं लगाए थे, 12 ओम के प्रतिरोध विभवांतर नहीं लगाए थे, तो उसमें लगाए गए विभवांतर और उस चालक में बने वाली धारा एक दूसरे क्या होती है? विभवांतर बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ेगा। याद है विभवांतर का आधा किए थे धारा भी आधा आ जाता। अब बताओ भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो उसमें लगाए गए विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। इतना कौन है यार? यदि कि चालक के ताप और लंबाई में परिवर्तन न किया जाए तो चालक के अंदर लगाए गए विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है। अब बोलो। कोई परिवर्तन न किया जाए हाँ, लगाए विभवांतर धारा के। अच्छा विवेक बता रहा है ख्वाहिश है इसका, आपकी ख्वाहिश मैं पूरा कर रहा हूँ। फिर कॉपी में देख रहा है यार मुजबानी बोलो ना यार, क्या दिक्कत है? यदि कि चालक के या किसी तार के भौतिक अवस्था में परिवर्तन न किया जाए तो इसमें लगाए गए विभवांतर धारा के समानुपाती। कुत्ता और सुन ला बाबा, तुम बोल दे तो बोल दे, तो अभी बोल देगा, वो अभी आराम कर रहा है। मानो कह रहा है ना कि जब पूरा पढ़ा देंगे तब पूछिएगा। अभी सुन रहा, सुनते रहो। याद हुआ जी? यदि कि चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए, ये कल आपको दिया जाएगा, कल दिया जाएगा, अभी याद कर लीजिए। याद हुआ? आकाश बता रहे हैं। यदि किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए और उसमें लगाया गया विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, ओम का नियम हो गया। खूब अच्छा सा लड़का बोल दिया। और कोई कारण बता रहा है? यदि कि चालक के लंबाई और ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, लंबाई और ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, लंबाई और ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, लंबाई और ताप में कोई परिवर्तन न किया जाए, तब वहाँ पर धारा के समानुपाती लगा। एकदम इतना तूने परिभाषा इतना हार्ड बनाने लग रहे हो। हाँ यदि किसी चालक भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो लगाए गए विभवांतर समानुपाती। चक्रा समानुपाती बीच में जाके जरूर लटक रहे हो। चलो याद हो गया सबको। एक आगे तो लिखा जाएगा ना। चलो अच्छा चलो भुला भी जाता तो इतना लिख देना कि चालक में लगाएगा विभवांतर धारा के समानुपाती। चालक में लगाएगा विभवांतर धारा के, तो सब लोग बोल सकते, बोलो क्या बोले? हाँ ठीक, चलो आओ अब आ जाते ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की तो सुन लो कहानी। ओम के नियम अगर सीमाएं कोई पूछेगा तो आपको याद होगा। ये अभिषेक बताओ ना, ओम के नियम की सीमाएं क्या है? बताओ, जो पढ़ते हो, स्टूडेंट हो, लिखे हो, पढ़े हो, तो बताओ, तुम्हारा अधिकार है बताना।
पढ़ाई करो, खाली वो करोगे तो उससे थोड़ा कहा। चलो ओम के नियम क्या होगा, पहले तो यही कर सकते हैं कि ओम का नियम केवल चालकों पर ही लागू होता है, माने धातु पर ही लागू होता है। मान लो आई प्लास्टिक में थोड़ा विभवांतर तो फिट करवा ना, प्लास्टिक में थोड़े धारा पाएगा नहीं। आई कहता है कि विभवांतर धारा दोनों होना चाहिए, तभी तो ओम का नियम सत्यापन होगा। तो पहले यही कर सकते हैं कि ओम का नियम केवल चालक पर ही लागू होता है, यानी केवल धातु पर ही लागू होता है ना, लिखा जाइए। और दूसरा का ओम का नियम अधातु पर या चालक पर लागू नहीं होता है। ये दो को लिखा के सीमा में लिखा जाएगा। क्या बोले था बताओ तो। नहा के नहीं पहला हो गया कि ओम का नियम केवल चालक पर ही लागू होता है, और दूसरा का ओम का नियम चालक पर लागू नहीं होता है। अच्छा ये बात मिलाना कि जब मास्टर लोग तनी एक बात मिलाना कि जब मास्टर लोग ना पूछेला तो अपने आप को बहुत तेज समझते हो, हमारे से तेज को मन दिखाते हो कि आओ कल हमारे से पूछेला क्वेश्चन, अरे पूछाते तब कहता है साला खाई हमारा केहू के लगा बहुत पैसा बा खूब कहता है मेरे पास ये है वो, जैसे आप लोग कहते हैं मेरे पास वो है, ये इतना पैसा मेरे पिताजी इतना कमाते हैं, और 10 रुपया कोई मांग देगा ना, वही में था चल जाता कि कितना आपका दिल बड़ा है। ये बात समझ रहे, कितना ही आपका दिल बड़ा, कोई 10 रुपये मांग दिया, कोई किसी के पास कलम नहीं, आपके पास 10 रुपया है रखे हैं तो उसको दे दीजिए, कलम खरीद लिया, फिर आपको दे देगा। तो कहते हैं ना हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। इधर गांव समाज में किसी का पैसा होता है, ज़्यादा पैसा होता है, लेकिन किसी के पास ज़रूरत होता है ना, तो उस सारा ज़रूरत होता है तो मांगता है कि दे दीजिए, तो दे देना चाहिए जब ज़रूरत है तो। लेकिन दिक्कत है बात को लेला के बाद वो देता नहीं है, 2 महीने करा लेता है, साल भर अब दिए है कितने जगह तो 2 महीना के दिए थे, 2 साल हो गए सब, वही से लोग देना नहीं चाहते। खत्म हो गई। चलो आ जाओ। तो ओम के नियम की सीमा याद, पहला केवल ओम के नियम किस पर लागू होता है, और दूसरा का चालक पर लागू। अब कहा कि याद है नहीं कर, अब कहो कि मास्टर ने पढ़ाई के ढंग नहीं कर, चला आगे बढ़ कहीं तो कहे लिहाजा आवाज है भैया। ओम के नियम के अनुसार, अच्छा ओम के नियम का सत्यापन, आ जाओ भाई, आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम के नियम का याद है क्या कहेंगे सत्यापन किए थे, क्या करना, हाई देखो हाई देखो हाई देखो, तार लो किसमें जोड़ो, बैटरी से जोड़ो है ना, कुंजी लगा लो, भाई बंद कुंजी, बंद का मतलब जानते हैं ना, धारा बह रहा है, हाई देखो बंद हो गई तो हट गई, बंद तो हट, कुंजी चालू, कुंजी अगर चालू तो हो गया, कुंजी बंद चालू, बस समझिए कईका जो बीचवा में आ जाए तो चालू हो गया, लाइट चल रहा है। हाँ हमारे कहने का मतलब है कि लैट्रिन में गया था और फाटक बंद करके मैदान करना चालू कर दिया। इसमें एक मीटर लगाएंगे, एक हम लोग वोल्ट मीटर लगाएंगे, ऊपरा लगा दो, चलो इसको समांतर क्रम में। आपके याद है कुछ मर्द सत्यापन करे खातिर ओम के नियम क्या होता है। ओम के नियम है कि भी समानुपाती आई, माने विभवांतर और धारा होना चाहिए, विभवांतर धारा होना चाहिए ना। सुन लो अब आराम से समझो, इसी धारा को नापने के लिए किसका प्रयोग किया है, मीटर का। विभवांतर नापने के लिए किसका, वोल्ट मीटर का। तो सुनिएगा, जब हम लोग देखो समानुपाती दिखा रहा है ना, तो धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी क्या होगा, तो जब हम लोग किसका मान बढ़ाते हैं, धारा का मान को बढ़ाते हैं तो विभवांतर की मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। धारा का मान को बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान भी, ये किसका नियम का सत्यापन हो जाता है, कोई दिक्कत। तो ओम का नियम का सत्यापन करना है तो धारा का मान को बढ़ाते हैं तो विभवांतर भी क्या होता है। और बाद से चीज पढ़ाया गया होगा, वी और आई के बीच ग्राफ, याद करो जी, वी और आई के बीच हाँ, तो ग्राफ खींचे थे, याद है, जो ऊपर आई लिखे थे नीचे भी लिखे थे, ग्राफ को एकदम सीधा से खींचा जाएगा ना, इनमें दिखा देना है, बिंदु दिखा देना, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरा मौसी के लिए, तेरा मौसा के लिए, तेरा नानी के लिए, तेरा नाना के लिए, तेरा मामा के लिए, तेरा मामी के लिए, एकदम सीधा खड़े चला गया। ठीक है, इसमें भी और आई के बीच में से निकल गया, ठीक है, खड़े चला गया। चलिए तो बता दोगे, तो इस तरीके से भी और आई के बीच में विभवांतर भी। ओम के नियम सबको याद हो गया। ओम के नियम की सीमाएं कितने लोग बता सकते हैं, गौरव बता रहा। ओम के नियम की सीमा पहला बोल दो, बस चालकों में
लागू होता है। अच्छा, हाँ ओम का नियम चालक पर लागू होता है। हाँ दूसरा, चलो सबको याद हो गया लगभग का। सुनो याद हो गया। ओम के नियम का सत्यापन बता दोगे ना कि जब धारा बढ़ाते हैं तो विभवांतर में क्या होता है, बढ़ता है। आ धारा को नापने के लिए किसका प्रयोग करता है, आप विभवांतर को नापने के लिए। अब आइए वैद्युत प्रतिरोध, सब हम लोग लिखे थे, पढ़े हैं, माना हम लोग इसलिए रिपीट कर देते हैं, कल जब लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी बताइए वैद्युत प्रतिरोध, इसको अंग्रेजी में कहता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। अच्छा, आपको मास्टर क्लास कैसा लगता है, मुझे पढ़ाया जा रहा है कैसा लग रहा है? माने इसमें यही होता है ना कि ज़्यादा ज़्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं। 10 दिन में जो पढ़े थे माने यही बात है कि धीरे धीरे लिखते हैं। चलिए पढ़िए 40 हो जाते। अभी 12 वाले भी बच्चे आने वाले हैं ना, तो आप लोग पढ़। तो आर बराबर क्या होगा बाबू, बताइए तो क्या कहोगे? पहले तो वैद्युत प्रतिरोध के सिंपल सा परिभाषा बताओगे कि धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न करता है उसे क्या कहता है, या धारा के मार्ग को रोकता है, कहता है मत जाओ, मैं तुम्हें नहीं जाने, धारा कहता मैं जाऊँगा, कहता है मत जाओ, वो कहता है नहीं, तभी धारा माने कोशिश करके आगे क्या होता है, निकल जाता है। जरा सोचो, तुम भी दुनिया में जब पढ़ने के लिए आगे बढ़ोगे ना, बहुत परेशानी आएगी। लोग कहेंगे मत पढ़ो यार, जो तू पढ़ाई में 10 लाख रुपया खर्च करोगे दुकान में लगा दो और ये बिजनेस को बढ़ा दो, लोग कहेंगे। जब तुम कपड़ा खरीदने के लिए जाओगे तो लोग कहेंगे वाह यार इतना सस्ता क्यों खरीद लो, 5 हज़ार का खरीदो। जब मोबाइल खरीदने के लिए जाओगे 5 हज़ार का मोबाइल है 25 हज़ार का खरीदो, मैंने सब लोग कहेंगे किसी कह देते 1000 रुपया दे दो, बचता से ना बोली भाग जाए, भाई तारा दरवाजे पर कबो ना आई जान जा, सिस्टम है। चलिए, तो आर बाबा क्या होता है, भी बटा अभी का क्या कहता है, या बोल्ट कब जो माना था तो बोल देते हैं। आई क्या होता है, तो ऐसे भी कह सकते हैं विभवांतर धारा के अनुपात को भी क्या कहता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, मात्रक क्या होता है, ओ मात्रक ओम होता है। याद करो इसका मात्रक ओम होता है। अच्छा तुम लोग क्या गड़बड़ कर देते हो, मात्रक ओम भुला जाते हो, तो यहाँ से कहो भी का मात्रक क्या होता है, आई का मात्रक का एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं। हाँ ओम भी लिख सकते हैं। तो जो धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है उसी को क्या कहते हैं, और भी और आई होता है। अब आपको पूछे कोई कि वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक बता दोगे क्या होता है मात्रक? अगर मैं कहूँ कि तनी 1 ओम का परिभाषा बताइए, किसका, 1 ओम का, तो जहाँ आर बता क्या लिखा जाएगा 1 ओम, जहाँ भी बता क्या लिखा जाएगा 1 वोल्ट, और जहाँ आई बता क्या लिखा जाएगा 1 एम्पीयर। अब आप मुझे बताइए, कह सकते हैं ना कि यदि किसी तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वहाँ वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, प्रिंस याद हुआ? एक बात सुनो, यदि कोई तार है उस तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वहाँ वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, याद हो गया? यदि किसी तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है, तो वहाँ वैद्युत प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। याद हो गया? अच्छा अब देखो, कल ये 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एकदम निश्चित है जो मैं जा रहा हूँ बताने के लिए। चलिए, मानो ओम का नियम एकदम निश्चित है दिया जाएगा, ओम का नियम का सत्यापन भी आपको दिया जाएगा। अभी नहीं कि हम कह दिए दिया जाएगा, तो कल आप टेस्ट में आइएगा तो अपना साथ कॉपियाँ लेकर आइएगा, देंगे तो मैं देख के लिख लेंगे। गलत सोच है यार, याद करके आइएगा। चले ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, बता दें, सुनो ये क्वेश्चन आपको कल दिया जाएगा। सुनो, वैद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना। चलिए, वैद्युत प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करना है। आइए, तो यहाँ से आएंगे आप, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, ये बैटरी आपकी, एक मुझे या ठीक है, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध, एक ये प्रतिरोध।
ठीक है। तो यहाँ पर R1, यहाँ पर R2, यहाँ पर R3, यहाँ पर बैटरी है और ये आपका क्या है, कुंजी है। एक R1, एक R2, एक R3 है, बैटरी वाले क्या है, कुंजी है। अब सुनो, जब इसमें धारा जाएगा तो सब में धारा एक समान होता है, याद करो, लेकिन सबका विभवांतर अलग अलग होता है। इसके विभवांतर का V1, इसको V2, इसको V3। देखो परिपथ आपका पूरा हो गया, याद है आपको, यही श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, देख लेना, ऐसा आपको बताया भी गया था। तो पहले क्या लिखिएगा ना, पहले सुन लो, कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। जब भी पहला प्रतिरोध होगा तो उसको R1 से, दूसरा को R2 से, तीसरा को R3 से, इसके विभवांतर को V1, V2, V3। आप उसमें लिख सकते हैं कि हमने परिपथ को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो धारा बहता है एक समान बहता है, लेकिन प्रतिरोध और विभवांतर सबका होता है अलग अलग। प्रतिरोध और विभवांतर, सुनो अब सुनो, आप पढ़े होंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं पहले प्रतिरोध के लिए। अच्छा, पहले तो ओम के नियम से लेंगे ना, ओम के याद है ओम का नियम, R बराबर V बटा, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें आप विभवांतर अलग अलग है तो सूत्र विभवांतर बराबर ही बनेगा। जब विभवांतर अलग अलग तो सूत्र विभवांतर बराबर ही बनेगा। इसके नीचे एक, अभी से गुणा 1 में कर दो तो V बराबर I आए, V बराबर। अब सुनो, यहाँ पर लिखना पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर I R1, समीकरण नंबर 1। V1 बराबर I R1, समीकरण नंबर 1। दूसरे के लिए V2 बराबर I R2, समीकरण नंबर 2। और तीसरे के लिए V3 बराबर I R3, समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, और दिक्कत, अरे पहले के लिए तो V1 कर दो तो I तो एक समान है ना, तो I के नीचे कुछ नहीं लगेगा, R1 आपका रहेगा। दूसरा के लिए V2 लिखोगे तो R2, और V3 तो I तो एक समान है। अब यहाँ पे लिखना कुल विभवांतर, क्या लिखोगे, कुल विभवांतर, कुल, तब V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तीन को मानो, तीनों विभवांतर जोड़। अब सुनो, V की जगह पर क्या लिखा जाएगा, I R, लिख लो बाबू I R, I R1, V1 की जगह पर I R1 लिख लो यहाँ पर, तो I R1 लिख लो, I R2 लिख लो और I R3 लिख लो। यहाँ से I R लिख लो, I कॉमन ले लो क्योंकि सब में सेम है, तो यहाँ पर जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सीख हो जाएगा। आप लोग काफी पर सब लोग लिखे होंगे, देख लेना इसको, नहीं अगर लिखे होगे तो एक बार जाकर वीडियो मैंने जितना पढ़ाएगा एक बार जाकर देख लेना इसको। व्हाट्सएप में यूट्यूब टाइम कहाँ है, चलिए ठीक है। अरे यार प्ले लिस्ट, हाँ चलिए आपको दे दीजिए, चलो बन गया, प्ले बताओ, ऐसे सब लोग बना लोगे कल, देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये बोर्ड के पेपर में आता है। हाँ तो सुन लीजिए, आपको हम एक चीज़ बता देते हैं, आप चलो मिटाए इसको, मिटा दें, आ जाओ। आज का अंतिम सेकंड अंतिम आपका है, आप प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। आओ, जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित करें। अब कौन क्रम में जोड़ना है, समांतर। इसको एक और क्रम कहा जाता है, उसका नाम होता है पार्श्व क्रम। तो इसको देखो कैसे जोड़ोगे, एक ऊपर लिख लेना, बना लेना, एक नीचे बना लेना, एक और इसके नीचे बना लेना। चलो ये वाला, फिर नीचे बैटरी लगा देना, पूंजी ये लगा, कोई दिक्कत भैया। समांतर क्रम में देख लो, इसका प्रतिरोध को क्या कहते हैं, R1 R3। ये बैटरी आपका है, ये कुंजी है। विभवांतर इसमें भी एक समान रहेगा भी, लेकिन धारा I1 I2 I3 सब में धारा यहाँ से आ ही जाएगा, सब अलग अलग हो जाएगा। देख लो,
समांतर में नु एगो ऊपर तो एगो बीच में एगो नीचे, समांतर में ऊपर नीचे बीच में, ऊपर नीचे समांतर एक कहेंगे ना होता है। देखो एक ऊपर होगा तो एक नीचे, समझे? श्रेणी रहता था तो इसी में जोड़ देते इस तरीके से, समांतर तो ऊपर नीचे करते। समांतर में जब जोड़ेंगे तो धारा अलग अलग बहेगा, देख रहे हैं ना, प्रतिरोध तो अलग अलग होता है, ये धारा भी क्या होता है अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर क्या होता है इसमें एक समान होता है, विभवांतर। तो चलो सुनो ध्यान से अगर आपको सुनना होगा तो क्या कहिएगा, सुनिए। पहले तो लिखिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो आर बराबर क्या होता है, वी बटा आई, आर बराबर वी बटा मार दो गुणा, तो वी बराबर क्या हो जाएगा आई, ना 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 आई इसमें अलग अलग है ना, उसमें भी अलग अलग था तो इसमें आई अलग अलग है, तो सूत्र आई बराबर बनेगा। तो आई बराबर हो जाएगा वी बटा आर, वी बटा। अब जहाँ आई है तहाँ क्या लिखेंगे मालूम है, आई की जगह आप लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के लिए। तो जहाँ आई होगा तहाँ आई वन, आई भी तो सेम रहेगा बराबर आर वन, एक मान लो इसको। दूसरे के लिए जब लेंगे तो आई टू बराबर वी बटा आर टू, वही लिख लो। तीसरे के लिए लेंगे तो आई थ्री बराबर वी बटा आर थ्री। यहाँ पर कुल धारा लिख लो, कुल धारा आई बराबर आई वन आई टू आई थ्री, आई से ही लिखो आई वन जगह पर वी बटा आर वन, वी बटा आर टू, वी बटा आर थ्री। अच्छा आई है तो क्या लिख सकते हो, आई जब लिख लो क्या वी बटा आर लिखो, तब वी बटा आर वैसे ही लिखो, यहाँ से भी कामा ले लो ऊपर से, तो एक बटा आर वन सब ऊपर एक बचेगा, एक बटा आर टू, एक बटा वी से भी कैंसिल, आ गया एक बटा वी बराबर एक बटा आर वन, एक बटा आर टू, एक बटा आर होगा, एक बटा आर बराबर सिद्ध हो गया आपका। समांतर क्रम में देख लो, माना समांतर क्रम में सिद्ध करना होगा तो इसी तरीके से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ओके चलिए, तो आज के लिए रहा दिए, बाकी काम